प्यारे बच्चों, माता पिता का अपने बच्चों से विशेष लगाव होता है। आपके मम्मी पापा आपसे कितना प्यार करते हैं और आप भी अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर किसी माँ का बेटा देख नहीं सकता तो माँ कितनी परेशान हो जाएगी। अगर किसी माता पिता का बच्चा चल नहीं सकता तो उनको कितना बुरा लगेगा, क्योंकि हम सभी के पास एक शरीर होता है जिससे हम सारे काम करते हैं। अगर हमारी आंखें नहीं होती हैं या हमारे हाथ नहीं होते हैं या हमारे पैर नहीं होते हैं तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जीवन जीना। चौथी कक्षा में हमने सुनीता की कहानी पढ़ी थी, सुनीता की पहिया कुर्सी, और हमने देखा बाकी बच्चे सुनीता को कैसे देखते थे। और साथ में जो उसका दोस्त था उसकी हाइट बहुत कम थी और बच्चे उसको नाटा नाटा कहकर चिढ़ाते थे। अब उस दोस्त का नाम क्या था, याद कीजिए। अगर आपको याद है तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। आज की जो हमारी कविता है, एक माँ की बेबसी, ये बड़ी ही अच्छी कविता है, मन को छू लेने वाली कविता है। कविता पढ़ने वाले को किस तरह से प्रभावित करती है ये पढ़ने वाले के अनुभव पर निर्भर करेगा। मान लीजिए अगर आप इस कविता को पढ़ रहे हैं और आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है तो उसके माता पिता कितने परेशान होते होंगे। ये बातें आप महसूस कर सकते हैं। ये कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बोल नहीं सकता। अब हमारी सुनीता पैरों से सही चल नहीं सकती थी, लेकिन ये जो कविता हम पढ़ने वाले हैं, एक माँ की बेबसी, इसमें जो बच्चा है वो बोल नहीं सकता। गली मोहल्ले के बच्चों के लिए वह अजूबा था, क्योंकि सभी बच्चे उसको अपने जैसा नहीं समझते थे। बातचीत के जरिए हम दूसरों को समझ और जान पाते हैं। अगर आप कुछ महसूस करते हैं आप बोल के बता सकते हैं। अगर मुझे कुछ बात आपको कहनी है तो हम बोल सकते हैं, और बिना बोले बिना बातचीत के हम सोच भी नहीं सकते कि हम दूसरे को कैसे जानेंगे। तो बाकी जो बच्चे थे वो उसको अजूबा समझते थे कि ये तो अपने मन की बात हमें नहीं बता सकता और हम इससे जो बातें करेंगे वो समझता भी नहीं है। पर मौखिक बातचीत के अलावा भी दूसरों के भावों को समझने के कई तरीके हो सकते हैं। सोचिए अगर कोई बच्चा बोल नहीं सकता और आपको उससे बातचीत करनी है तो आप किस तरीके से उससे बातचीत करेंगे। क्या आप उसको अपने मन की बात समझा पाएंगे या उसकी बातों को आप समझ पाएंगे, इसके बारे में सोचिए। आइए पढ़ते हैं हमारी कविता एक माँ की बेबसी, और इस कविता के कवि हैं कुंवर नारायण। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय के खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। प्यारे बच्चों, जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक चित्र उभर कर आएगा, एक बच्चा जिसका नाम रतन है और एक माँ का चित्र। आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये तो कविता पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। अब रतन उस बच्चे का नाम है जो बोल नहीं सकता, जिसके बारे में आज की हमारी कविता है। प्यारे बच्चों, कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है, उसको अच्छे से समझने की चीज है। इसे हम पाठ की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम इसे महसूस करने की कोशिश करेंगे। उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है, क्योंकि जब हम ये सोचकर पढ़ते हैं कि हाँ ये हमारा पाठ है, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो फिर वो बात नहीं होती है। किसी भी पाठ को पढ़ते समय या कविता को पढ़ते समय हमें उसको पूरी तरह से महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए, और इसमें काफी समय लगता है। अगर हम जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो सिर्फ कविता को पढ़ेंगे और उसको समझ के पढ़ेंगे तो उसके भाव को भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है। कई बार क्या होता है कि आपने पहली कक्षा में कोई कविता पढ़ी थी, वो सिर्फ आपने पढ़ी थी, समझी नहीं थी, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं और पहली दूसरी तीसरी की जो कविताएं हैं, जो पाठ हैं, आप दोबारा से पढ़ते हैं तो आपको लगता है इसका मतलब तो मुझे अब समझ में आया है, क्योंकि तब आप गहराई से उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कविता को धीरे धीरे पढ़ना चाहिए और उसको पूरी तरह समझना चाहिए। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। बहुत सारी ऐसी कविताएं होती हैं जो हम बचपन में पढ़ते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी वो कविता हमारे साथ रहती है, हमें वो याद रहती है, हम उसको महसूस कर पाते हैं। क्या पिछली कक्षाओं में कोई ऐसी कविता है या कोई ऐसा पाठ है जो आज भी आप महसूस करते हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो आप मुझे मैसेज करके जरूर बताइए। कविता, कहानी सबके साथ ये होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। उसको धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, ताकि हम उसके भाव को समझ सकें। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है।
अगर पूरी कविता पढ़ने के बाद आप माँ की छवि अपने मन में बना लेते हैं या उस बच्चे की छवि अपने मन में बना लेते हैं या वो पूरी कहानी आपके दिमाग में अपने आप की कल्पना में आप बना लेते हैं, तो इसका मतलब है जिस उद्देश्य से कहानी या कविता लिखी गई है वो पूरा हो गया है। कभी कभी एक बार में हमें कोई कविता समझ में नहीं आती है, अगर हम बार बार पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। तो इसीलिए हम कविता को धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसके भाव को महसूस करने की कोशिश करेंगे। आइए पढ़ते हैं कविता एक माँ की बेबसी। बेबसी यानी बेबस होना, कुछ कर न सकना। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह, खेलने हमारे साथ रतन जो बोल नहीं सकता था। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। कवि कुंवर नारायण। आइए कविता के भाव को समझने की कोशिश करते हैं। कवि कुंवर नारायण कहते हैं, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, कि पता नहीं बचपन में जब मैं याद करता हूँ उस रतन के बारे में और उसकी माँ के बारे में, तो वो किसी पड़ोस से आता था, अदृश्य यानी जिसको मैंने देखा नहीं था। कभी कभी क्या होता है, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोग रहते हैं और हम उसको नहीं जानते हैं, तो हम पता ही नहीं लगा पाते हैं कि कौन से घर से वो आया है। अब रतन जो बोल नहीं सकता, वो बाकी बच्चों के साथ घुल मिल नहीं सकता, इसीलिए बाकी बच्चे उसको समझते भी नहीं है, और समझते नहीं है, जानते नहीं है, तो उनको ये भी नहीं पता होता कि कौन से पड़ोस के घर से वो आया है। अदृश्य यानी कि न दिखाई देने वाला, यानी किसी को पता ही नहीं है कि कौन से घर से वो बच्चा आता है। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ, और वह खेलने के लिए आता था बाकी बच्चों के साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, उसका नाम क्या था? रतन, और वह बोल नहीं सकता था। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। वो खेलता तो था, लेकिन वो हमारी तरह नहीं खेलता था। ऐसे लगता था जैसे कोई टूटा हुआ खिलौना हो। उसके अंदर बहुत बेचैनी थी, बहुत ही पीड़ा थी, बहुत ही परेशानी थी, जिसको हम समझ नहीं पाते थे। आप सोच के देखिए कि अगर आप नहीं बोल पाएंगे, अपने मन की बात आप किसी को नहीं बता पाएंगे, तो फिर कैसा होगा? कितनी घुटन होगी हमारे अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों से कोई बात कहना चाहते हैं और हमें कहने का मौका नहीं मिलता, तो कितने परेशान हो जाते हैं। सोचो, रतन जो बोल ही नहीं सकता, जो कभी नहीं बोल सकता, उसके अंदर कितनी सारी बातें होंगी, कितना परेशान होता होगा जब वो अपनी बातें दूसरों को नहीं समझा पाता होगा, जब बाकी बच्चे उसको अजूबा समझते होंगे, अपने जैसा नहीं समझते होंगे। सुनीता को भी याद कीजिए, सुनीता को कितना बुरा लगता था जब बाकी बच्चे उसको अलग समझते थे, बाकी लोग उसको अलग समझते थे। तो यहाँ रतन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कवि यहाँ रतन को किसके समान बताता है? टूटे हुए खिलौने के समान। देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा। ऐसा नहीं है देखने में वो अजूबा लगता था, देखने में बिल्कुल ठीक ठाक लगता था, हमारी ही तरह लगता था, एक बच्चा। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। अजूबा यानी कि एक ऐसी चीज जो सबसे अलग होती है, अनोखी होती है। सभी बच्चे उसको अपने जैसा नहीं समझते थे, क्योंकि बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, उनको लगता था हम एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। लेकिन रतन के साथ और बाकी बच्चों के साथ ऐसा नहीं था। सभी लोग उसको क्या समझते थे? अजूबा, क्योंकि वो बाकी बच्चों से अलग था, भिन्न था। भिन्न यानी कि अलग होना। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे। अब बाकी बच्चे कभी कभी थोड़ा उसको देखकर घबरा भी जाते थे, क्योंकि जो बातें बच्चे उससे कहते थे वो नहीं समझ पाता था और वो अपनी बातें उनको नहीं बता पाता था। तो बच्चों को कभी कभी घबराहट हो जाती थी कि हम कैसे इसकी बातों को समझें, कैसे इसको अपने साथ खिलाएं। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। अब वो भी अंदर से घबराता था, लेकिन वो अपनी घबराहट को बता नहीं पाता था। हम तो बोलकर बता पाते थे, तो हम समझ ही नहीं पाते थे कि रतन कैसा बच्चा है, क्योंकि जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, उसको नहीं समझेंगे वो कैसा महसूस करता है, तब तक हम कैसे जान पाएंगे? न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को।
हम समझ नहीं पाते थे कि इशारों इशारों में वो क्या बातें कर रहा है, क्योंकि जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनकी भाषा को समझने के लिए एक कोड लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज होती है, जिसको सीखने की ज़रूरत होती है। और जो देख नहीं पाते उनके लिए कौन सी होती है भाषा? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में डॉट बनाए जाते हैं, जिसके बारे में चौथी कक्षा में भी हमने जाना था। अब जिनको ये ब्रेल लिपि नहीं आती और जिनको ये साइन लैंग्वेज नहीं आती, वो कैसे समझ पाएंगे? तो बच्चे उसके इशारों की भाषा को नहीं समझ पाते थे, और साथ में उसकी भयभीत आंखों में, भयभीत यानी डरी हुई आंखों में क्या थी? छटपटाहट। जब किसी पक्षी को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, किसी को हम बंधन में डाल देते हैं, तो वो आज़ाद होने के लिए छटपटाता है। तो ऐसा ही कुछ रतन के साथ भी था। रतन अपनी बातों को बोलना चाहता था, अपने मन के भावों को बताना चाहता था, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। तो उसके अंदर क्या थी? छटपटाहट। जिस प्रकार मछली पानी के बिना छटपटाती है, जिस प्रकार पक्षी पिंजरे के अंदर छटपटाता है, परेशान हो जाता है, वैसा ही कुछ रतन के साथ भी हो रहा था। रतन भी अंदर ही अंदर छटपटाता रहता था, बोलने के लिए तड़पता रहता था। उसकी आंखों में भय होता था। वो भी बाकी बच्चों के साथ घुलना मिलना चाहता था। रतन भी उनका दोस्त बनना चाहता था। वो भी चाहता था कि बाकी बच्चे उसे अजूबा ना समझे, उसे अपने से अलग ना समझे। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। और उसकी माँ कितनी बेबस और कितनी लाचार थी। वो अपने बच्चों को जितनी देर वह खेलता, उसको निहारती रहती। निहारना यानी कि देखना, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती थी। वो उसकी छटपटाहटों को समझती थी, उसकी घबराहटों को समझती थी, उसके डर को समझती थी, लेकिन वो बेबस थी, वो कुछ कर नहीं पाती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा, यहाँ पर कवि कहते हैं, कुंवर नारायण जी कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो जो बचपन की यादें हैं, रतन और उसकी माँ की यादें हैं, अब उनको मैं अच्छे से समझने लगा हूँ। कई बार क्या होता है, बचपन में जो चीज़ें हम देखते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमारी यादों में हमेशा के लिए वो जिंदा रहती हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं, उन बातों को याद करते हैं, तो वो हमें गहराई से समझ आती हैं। तो यहाँ कवि कुंवर नारायण के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि बचपन में उसने रतन और उसकी माँ की बेबसी को देखा था, लेकिन अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा, अब मैं उनको अच्छे से समझने लगा। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। पहले बचपन में जब कवि ने रतन को देखा था, तो वो उसके इशारों को नहीं समझ पाता था, लेकिन अब उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते। याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। अब कवि जो है, जो बोल नहीं पाते हैं, उनकी जो साइन लैंग्वेज होती है, उनको अच्छे से समझने लगा है, उनके बारे में गहराई से सोचने लगा है। लेकिन उस समय जब बचपन से जुड़ी हुई ये बात वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं समझ आता था। इसीलिए बाकी बच्चे और कवि भी रतन को क्या समझते थे? अजूबा। कवि कहते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। अब उसको बड़े होने पर बचपन की जो बातें जुड़ी हुई है रतन और उसकी माँ के साथ, तो उसको रतन से ज्यादा उसकी माँ की आंखों में झलकती हुई बेबसी नजर आती है। बेबस होना यानी लाचार होना। जब हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन मजबूर होते हैं, माँ की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। वह रतन को बाकी बच्चों के साथ खेलते हुए देखना चाहती थी, और वैसे ही देखना चाहती थी जैसे बाकी बच्चे बोल बोल के खेलते हैं। बाकी बच्चे एक दूसरे को एक जैसा ही समझते हैं, लेकिन माँ बेबस थी, मजबूर थी, लाचार थी, विवश थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों में जो पीड़ा थी, वो कवि अब बड़े होने पर महसूस कर पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी कविता, एक माँ की बेबसी। बच्चा परेशान है, लेकिन बच्चे के साथ साथ माता पिता भी परेशान होते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता, या किसी के पैर में दिक्कत है, या किसी की किसी और समस्या है, तो हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, ना ही उसको अजूबा समझना चाहिए, और ना ही उसको बेचारा या लाचार समझना चाहिए, बल्कि उसके साथ वैसे ही बातचीत करनी चाहिए, वैसे ही हमें उसके साथ व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। मान लीजिए अगर आपके साथ कोई बातचीत नहीं करेगा, आपको कोई सबसे अजूबा मानेगा, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपके स्कूल में, आसपास में अगर कोई ऐसा बच्चा है, ऐसा कोई व्यक्ति है, तो हमें ये बात समझनी होगी कि वो भी उतना ही साधारण है जितना हम हैं। वह भी वैसा ही है जैसे हम हैं। हम उसको अलग ना समझे, हम उसको अजूबा ना समझे। अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा व्यक्ति है, तो आप उसके बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, और ये कविता पढ़ने के बाद क्या आपकी सोच बदली? आप किस तरह से उसके साथ और अच्छा व्यवहार कर पाएंगे? इसके बारे में आप अपनी बातें हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कविता आपको पसंद आई होगी। आप इसको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, क्योंकि बार बार पढ़ने से हमें कविता का भाव अच्छे से समझ में आता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, अपने आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यांग है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा हम अपने लिए अपेक्षित रखते हैं, जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।